रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट दोनों एक ही होता है। मान लीजिए एग्जाम में अगर रियलाइजेशन कंसेप्ट को और किस नाम से जानते हैं तो आप बता दीजिएगा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिकॉग्नाइज इनकम ओनली व्हेन रियलाइज्ड। मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन टू प्लेस करेगा तभी आप रियलाइज करेंगे, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जब आपके पास एविडेंशियल प्रूफ होगा, लीगल राइट होगी, तभी आप उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे। अब देख लीजिए दो टर्म यहाँ पे आते हैं, एक आता है रेवेन्यू और एक आता है रेवेन्यू रियलाइज्ड। ठीक है, अब ये दोनों कंसेप्ट को, दोनों टर्म को आपको समझना है। हम एग्जांपल की तरह समझा रहे हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल किया अपने डेप्टर को। ठीक है, आपने अपने डेप्टर को क्रेडिट सेल किया 20,000 का। ठीक है, 20,000 का आपने क्रेडिट सेल कर दिया अपने डेप्टर को, और डेप्टर ने अभी आपको कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया मतलब मनी नहीं दिया है, पैसा नहीं ट्रांसफर किया है। इसका मतलब आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि डेप्टर ने दिया क्या है। डेप्टर ने दिया है एविडेंशियल प्रूफ। क्या दिया है? एविडेंशियल प्रूफ दिया है। और एविडेंशियल प्रूफ दिया है, इसका मतलब हमारे पास लीगल राइट आ गया। लीगल राइट कैसा आ गया कि अगर वो बंदा डेप्टर अगर हमको 20,000 रुपये नहीं देता है तो हम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और पैसे को रिकवर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को हुआ है और इस बंदे ने कहा है कि 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद हम आपको 20,000 रुपीज दे देंगे, अभी हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं है। अब दिक्कत ये आती है, ठीक है, कि हम जो ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करें या 2 महीने बाद रिकॉर्ड करें। हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है, भाई साहब आपके पास एविडेंशियल प्रूफ है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है, आपके पास लीगल राइट है, तो आप ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे? 1 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 2 महीने बाद करेंगे। क्योंकि आपको एविडेंशियल प्रूफ मिल गया है, आपके पास लीगल राइट मिल गई है ट्रांजेक्शन का, आपने सर्विस रेंडर्ड कर दिया है। सर्विस रेंडर का मतलब ये हो गया 20,000 आपने अपने डेप्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है, उसके वेयर हाउस में आपने उसको बकायदे ढंग से ट्रांसपोर्ट कर दिया है, उसे कहते हैं सर्विस रेंडर करना। तो आपका लीगल राइट बन जाता है कि आप उस चीज को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के तहत आप 1 अप्रैल को ही 20,000 का रिकॉर्डिंग कर लें। अब सेकंड एग्जांपल आपका है इनकम फ्रॉम रेंट इंश्योरेंस कमीशन। इनकम फ्रॉम रेंट इंश्योरेंस कमीशन, ये जो रिकॉर्ड होता है, ये जो रियलाइज होता है, वो किस बेसिस पे होता है? टाइम बेसिस पे होता है। टाइम बेसिस का मतलब ये हो गया, जब जब आपका इंसिडेंट घटेगा तब तब आप उस वैल्यू को रिकॉर्ड करते जाएंगे, रियलाइज करते जाएंगे। रियलाइज करने का मतलब आप अपना ट्रांजेक्शन जो है उसको आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब टाइम बेसिस पे रियलाइज्ड होगा अमाउंट, और रियलाइजेशन को, रियलाइज्ड अमाउंट को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। मान लीजिए हम रेंट जो था 31 मार्च 2005 का था। ठीक है, रेंट कितना था? 3,000 रुपीज था। ठीक है, लेकिन सामने वाले टेनेंट ने, ठीक है, किराएदार ने आपको पैसा 31 मार्च में ना देके उसने दिया 15 अप्रैल को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो 3,000 है वो टेनेंट कब दे रहा है? 31 मार्च में ना देके अप्रैल में पैसा दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, टाइम बेसिस क्या कहता है कि हम उस चीज को रिकॉर्ड कब करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे, क्योंकि हमारा जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है वो टाइम बेसिस पे हो रहा है, और हमारा जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो रहा है वो टाइम बेसिस पे हो रहा है, इसीलिए हम उसकी रिकॉर्डिंग कब करेंगे? 31 मार्च को ही करेंगे, ना कि 15 अप्रैल को करेंगे। और एक बात और यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो हमारा 2004 और 2005 का चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 2005 और 6 का हो जाएगा, जिसकी वजह से हम अप्रैल में उसको रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज ना करके कब रिकॉग्नाइज करेंगे? हम 31 मार्च 2005 में ही
3000 वैल्यू को रियलाइज्ड या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन की। कौन कौन से अपवाद हैं जो हमारे रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन को, रियलाइजेशन कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन अकाउंट या कंस्ट्रक्शन कंपनी। कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट से क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मतलब दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता है, रोड बनाने का, ब्रिज बनाने का। ठीक है, तो हमारा देखिए अब यहाँ पे अपवाद कैसे हुआ, गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी को या हमारे बिजनेस को पैसा तुरंत नहीं देती है, टाइम बेसिस पे पैसा देती है। टाइम बेसिस का मतलब क्या हो गया, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 साल का नहीं होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। मान लीजिए 2 से 3 साल चलने वाली प्रोसेस होती है। रोड बहुत जो रोड का बनना जो होता है, ब्रिज का जो बनना होता है, वो लॉन्ग प्रोसेस होता है। इसीलिए यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज आप ऑन द स्पॉट या फर्स्ट डेट पे ही नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के समय नहीं करेंगे। जब जब गवर्नमेंट आपको पैसा देता रहेगा तब तब आप उसको रियलाइज करेंगे। देने का मतलब पैसा ये हो गया कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसा आप काम करते जाएंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो आपको पेमेंट करती जाएगी। ठीक है, आप सर्विस को रेंडर करते जाएंगे, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको पैसा दे दी जाएगी। मतलब क्या हुआ, देखिए हमारा लीगल राइट और एविडेंशियल प्रूफ जो था वो फर्स्ट डे ही बन गया, लेकिन हमने रेवेन्यू रियलाइज नहीं किया, हमने उस टाइम रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लॉन्ग प्रोसेस है और ये हमारा गवर्नमेंट क्या कहता है कि हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको पैसा देते जाएंगे और आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रियलाइज कर दीजिएगा। एक्सेप्शनल हमारा है हायर परचेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, ठीक है, एक हायर वेंडर होता है, वो अपने वेंडी को गुड्स सोल्ड करता है। मतलब एक कंपनी जो होती है, वेंडर जो होता है, जो मालिक होता है, वो अपने डेप्टर को, अपने वेंडी को क्या करता है, गुड्स सोल्ड करता है। किस बेसिस पे, हायर बेसिस पे। ठीक है, हायर बेसिस पे सोल्ड करने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए गुड्स हमारा 50,000 का ट्रांसफर हो रहा है, या हमारा असेट्स जो है 50,000 का ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, वेंडी के पास। ठीक है, लेकिन वेंडी कहता है कि भाई साहब हम जो 50,000 है उसका पेमेंट तुरंत नहीं करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेंगे। उसे बोलते हैं हायर परचेज सिस्टम। मान लीजिए वो कह दिया कि 50,000 रुपीज हम 5 साल में पेमेंट करेंगे, इसका मतलब हर साल 10,000 हम आपको रुपया देंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, जो हायर वेंडर और वेंडी थे, ट्रांजैक्शन जो हुआ स्टार्टिंग में हो गया था, इसका मतलब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज उसी टाइम कर सकते थे क्योंकि हमने इसका सिग्नेचर ले रखा है, हमारे पास लीगल राइट है, हम उससे रेवेन्यू जो क्या कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन हायर परचेज सिस्टम एक्सेप्शन का काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जब जब वेंडी आपको पेमेंट करेगा, ठीक है, तब तब आप वैल्यू को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये भी आपका क्या चलता है 2 से 3 साल तक, या लॉन्ग प्रोसेस कह सकते हैं, जिसके वजह से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन द स्पॉट नहीं करते हैं। हम टाइम बेसिस पे जब जब वेंडी आपको पेमेंट करेगा तब तक आप उस चीज को रियलाइज करेंगे। ये आपका था रियलाइजेशन कंसेप्ट। बात करेंगे मैचिंग कंसेप्ट के बारे में। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, एक्सपेंस टू बी मैच विद द रिवेन्यू। हम क्या करते हैं, एक्सपेंस को मैच किसके कराते हैं, रेवेन्यू से कराते हैं, तभी हम चीजों को फाइंड कर पाते हैं कि हमारी प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमने गलतियां कर रखी हैं और हमने एक्सपेंस कितना कहाँ पे कर रखा है और हमको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अपने फेवरेबल बैलेंस को जान पाते हैं। अब यहाँ पे जानने वाली बात है 2 चीजें जो आप अभी जस्ट पढ़े हैं। रेवेन्यू की बात तो आप जानते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड कब होता है, अभी जस्ट आपने पढ़ा, जब आप सेल करते हैं या आप सर्विस रेंडर्ड करते हैं और आपको एविडेंशियल प्रूफ मिल जाता है। एविडेंशियल प्रूफ का मतलब क्या हो गया, आपको लीगल राइट मिल जाती है। ठीक है,
आप ये नहीं देखते हैं कि आपको कब कैश मिल रहा है, कैश यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाता है। मान लीजिए आपने क्रेडिट सेल किया था, तो जिस दिन आपने क्रेडिट सेल किया था उसी दिन आपने रेवेन्यू को क्या कर लिया था, रियलाइज्ड कर लिया था, रिकॉग्नाइज्ड कर लिया था, रेदर देन कैश आपको मिला कि नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे हो गया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड का। उसी तरह आप क्या करेंगे, एक्सपेंस को भी रिकॉग्नाइज्ड करेंगे। एक्सपेंस को किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे, मान लीजिए आपने असेट्स खरीदा, ठीक है, असेट्स खरीदा और असेट्स पे आपने, जाहिर सी बात है असेट्स परचेस करेंगे तो आप पेड करेंगे, कैश पेड करेंगे। आपने असेट्स खरीदा, कैश का पेमेंट किया, आपका पैसा गया, आउटफ्लो हुआ, लेकिन तब तक हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक वो हमको सर्विस या इनकम जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, इनकम जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, आपने असेट्स तो खरीद लिया, कैश पेड कर दिया, कैश पेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पेमेंट कर दिया, हम इस टाइम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे कि मेरा एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो हमको क्या नहीं करेगा, प्रोडक्शन करके कुछ इनकम जनरेट नहीं करेगा, तब तक हम एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम कैश पोजीशन को यहाँ नहीं देखते, यहाँ ये देखते हैं कि हमारा सर्विस रेंडर्ड हुआ कि नहीं हुआ है, हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जब हमको इनकम जनरेट होने लगेगा, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चलने लगेगा, तभी मानेंगे कि हमारा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज का मतलब ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहे हैं, रिकॉग्नाइज का मतलब कुछ नहीं होता है, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, पोस्टिंग करना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या कर देना, पोस्ट कर देना। ठीक है, वो होता है रिकॉग्नाइज्ड होना। हम रेवेन्यू और एक्सपेंस को क्या करते हैं, मैच करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या हुआ, प्रॉफिट मिला कि लॉस मिला। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट क्या किया, परचेज किया एट द रेट ऑफ 10, टोटल हो गया आपका 1 लाख। बाद आप 9,000 यूनिट सोल्ड करते हैं एट द रेट ऑफ 20, इसका मतलब हो गया 1,80,000 रुपये। ठीक है, मतलब आपने 9,000 यूनिट सोल्ड कर दिया एट द रेट ऑफ 20 में। ठीक है, आपको मिल गया कितना, 1,80,000। बताइए यहाँ पे कंपेरेबिलिटी नहीं है। कंपेरेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आप परचेज तो कर रहे हैं 10,000 यूनिट, लेकिन सोल्ड कर रहे हैं कितना, 9,000 यूनिट। इसका मतलब बच कितना गया आपके पास स्टॉक, 1,000 यूनिट जो है वो बच गया क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। और ये कौन बताता है, ये बताता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। अब प्रॉफिट को देखने के लिए आपको सेम प्रोपोर्शनेट में परचेज और सोल्ड को क्या करना पड़ेगा, कन्फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम प्रोपोर्शनेट करते हैं। मान लीजिए आपने सोल्ड किया कितना, यहाँ पे 9,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 20, कितना हो गया, 1,80,000। ठीक है, इसका मतलब और आपने क्या कर रखा है, परचेज कर रखा है कितना, 10,000, कितने रेट से, 10 के रेट से। लेकिन कंपेरिजन आप कितने से करेंगे, परचेज का कंपेरिजन सेल से होगा कितने से, 9,000 से, क्योंकि हमारा 1,000 क्या आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया है, जो हम नेक्स्ट ईयर उसको क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। मान लीजिए 9,000 आपका यहाँ पे है, परचेज एट द रेट ऑफ 10, कितना हो गया आपका, 90,000। ठीक है, और आपके पास कितना बचा, इसका मतलब आपने सेल किया है तो रेवेन्यू आपको कितना मिला, 1,80,000, और एक्सपेंस कितना हुआ, 90,000, प्रॉफिट कितना हुआ, 19,000। कंपेरिजन जब आपका सेम क्वांटिटी में होगा तभी आप कंपेरिजन कर पाएंगे एक्सपेंस का रेवेन्यू से, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट कौन दिया, इसका मतलब हमारा मैचिंग कंसेप्ट होता है, जो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एक्रूअल कंसेप्ट प्लस पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। मतलब क्या हुआ, जो हमारा मैचिंग कंसेप्ट होता है वो एक्रूअल कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।